नोयाल गंदे पानी का ठिकाना बन गया है। जब तक लोगों को कपड़े पहनना पसंद है, ये बिजनेस भी रहेगा। मुझे शॉपिंग का खूब शौक है। कपड़ों के लिए अकेली जगह है तिरुपुर, और कहीं नहीं। शादी की खरीदारी करनी है तो तिरुपुर आइए, शानदार क्वालिटी। फैशन परस्ती की हमारी चाहत ने कैसे इस उनींदे से शहर और इसकी पवित्र नदी को जहरीला और पर्यावरण के लिए बुरा सपना बना दिया। अगर आप कभी गैप, H&M या विक्टोरिया सीक्रेट के मेड इन इंडिया लेबल वाले कपड़े पहनते हैं तो वो यहीं बने होते हैं। नोयाल नदी के तट पर बसा तिरुपुर दक्षिण भारत का एक शहर है। देश में सूती कपड़ों का 90% और बुने हुए कपड़ों का आधे से ज्यादा निर्यात यहीं से होता है। यहाँ के कपड़ों के ग्लोबल रिटेलर आमतौर पर बड़ी पश्चिमी कॉरपोरेशंस हैं। जी हाँ, ये सब यूरोप और अमेरिका के प्रमुख ब्रांड हैं। लेकिन तिरुपुर अब अपनी नदी की दुर्दशा के लिए भी कुख्यात है। ये नदी नहीं, एक नाला है। एक समय इस साफ सुंदर नदी से आज भीषण बदबू उठती है और ये केमिकल से इतनी भर चुकी है कि यहाँ झाग निकलता है। आखिर ऐसा कैसे हो गया? कुछ ही दशक पहले तिरुपुर पूरी तरह से कृषि भूमि था। कपास की फसल उगाई जाती थी। 1970 के आखिरी सालों में जब छोटी टेक्सटाइल फैक्ट्रियां यहाँ आने लगी तो कई किसानों ने खेती छोड़ दी। कुमार दुरई स्वामी को ही देखिए, वो दक्षिणी तिरुपुर में एक कपड़ा फैक्ट्री चलाते हैं। उन्होंने शहर को बदलते देखा है। छोटा सा गांव अब शहर बन चुका है और जिला मुख्यालय भी। 1.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को रोजगार मिला हुआ है यहाँ। घनी आबादी वाले भारत जैसे देश में उद्योगों की वाकई जरूरत है। कपड़ा उद्योग यहाँ ढेर की तरह है। यहाँ दुरई स्वामी की जैसी छोटे और मझौले आकार वाली करीब 1000 स्वतंत्र गारमेंट फैक्ट्रियां हैं। डाइंग, ब्लीचिंग और एम्ब्रॉयडरी का काम भी होता है। कुल मिलाकर हर साल 250 अरब रुपए का राजस्व आता है। औद्योगिक स्तर के टेक्सटाइल पार्क भी हैं, लेकिन छोटी मझौली फैक्ट्रियां बहुतायत में हैं। When I started, ना सिर्फ मैंने बल्कि सभी ने जब शुरुआत की थी तो हमें ये अंदाजा नहीं था कि इतना ज्यादा प्रदूषण हो जाएगा। बाद में जाना कि हम पर्यावरण को बर्बाद कर रहे हैं। नदी विषैले रसायनों से भरती जा रही है। मशहूर कावेरी नदी में मिलने वाली 180 किलोमीटर लंबी नदी नोयाल को पवित्र माना जाता है क्योंकि वो इलाके का पोषण करती है। कम से कम 20 लाख लोगों की जिंदगियां उसी पर टिकी हैं। लेकिन फैलते शहरों से गुजरती नोयाल का दम घरेलू कचरे और प्लास्टिक से घुट रहा है। औद्योगिक इलाके में नदी का पानी सबसे ज्यादा प्रदूषित होने लगता है। 2020 की एक स्टडी ने पानी में तांबे, जिंक, लेड और दूसरी जहरीली धातुओं की बढ़ी हुई मात्रा का पता लगाया था। जमीन, लोग और मवेशी इसके दूरगामी असर की गिरफ्त में हैं। यही पानी लोगों के खेतों में जाता है। पीने और नहाने के लिए भी यही है, और ये पानी साफ नहीं है। 2011 में कर्नाटक हाईकोर्ट ने दखल देकर सभी फैक्ट्रियों के लिए वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को अनिवार्य कर दिया। कईयों ने आदेश माना, लेकिन एक्टिविस्ट कहते हैं कि केमिकल वेस्ट साफ ना कर सकने वाली कई फैक्ट्रियां गैर कानूनी ढंग से अपना कचरा निपटा रही हैं, कभी अंधेरे में तो कभी निगरानी वाले इलाकों से दूर। पृथ्वीराज सिनाथाम्बी ही वो एक्टिविस्ट थे जिन्होंने अदालत को कार्रवाई के लिए यकीन दिलाया। लेकिन वो कहते हैं कि कचरे की सफाई का बोझ सिर्फ छोटे लोगों पर ही नहीं डाला जा सकता।
This dyeing and bleaching doesn't exist. डाई और ब्लीचिंग का काम विकसित देशों में नहीं होता है क्योंकि वे अपने पानी को प्रदूषित नहीं करना चाहते हैं। अगर यूरोप या अमेरिका में कोई ये मुद्दा उठाता है तो लोग अचानक कंपनियां तपाक से कह उठेंगी, नहीं नहीं नहीं, हम यहाँ से सोर्स नहीं करेंगे, बांग्लादेश से लेंगे, मानो यहाँ सब कुछ बढ़िया हो। या वे कहेंगी हम वियतनाम से लेंगे या चीन से लेंगे। ये तरीका नैतिक नहीं है। It's not ethical. पृथ्वीराज कहते हैं कि विकसित देश अपने प्रदूषण को आउटसोर्स कर रहे हैं और इसके सामाजिक नतीजे शहर से आगे भी होंगे। Brunt of the impact of the पर्यावरण प्रदूषण का नुकसान किसान और कृषि समुदाय झेल रहे हैं। communities. मिट्टी की उर्वरता चली जाती है, जमीनों के अंदर का पानी सूखने लगता है, They lost their आखिरकार आमदनी भी गिरने लगती है। their कुछ साल के अंदर वे लोग सब कुछ गंवा देते हैं। and within a few years they lost everything. नोयाल नदी पर बने 2 बांधों में से एक पर इसका सबसे गंभीर असर पड़ा है। मैंने ओरुथपलायम डैम का दौरा किया जो दशकों से प्रदूषित रहा है। एक ही दिन में यहाँ 8 लाख मछलियों के मर जाने की खबर है। बांध का फ्लड गेट खुले 15 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी पानी प्रदूषित है। जलाशय जलकुंभियों से भरा हुआ है। ये धातु के भारी प्रदूषण के सूचक हैं। वो बांध के आगे समूचे नदी सिस्टम को भी अवरुद्ध कर देते हैं। बांध के पास सुबह की सैर के लिए निकले 3 किसान मेरे करीब पहुंचे। जिस नदी के किनारे किनारे वो पले बड़े थे, उसका हाल बताने लगे। जब मैं 15 साल का था तो मैं ये पानी पीता था, लेकिन अब ये 30-35 साल से गंदा है। कहते हैं कि लोगों को रोजगार मिला, लेकिन क्या फायदा अगर पानी ही खराब हो जाए। तमिल में एक कहावत है, आंखें बेचकर सिनेमा देखना। देवराज ने हमें अपने घर बुलाया। खेती से ही उनका गुजारा चलता है। पिछले 20 साल में यहाँ के हालात नाटकीय ढंग से बदल चुके हैं। पहले यहाँ कपास, चावल, गन्ना, मक्का, बहुत सारी फसल हो जाती थी। अब तो जमीन पानी से इतनी खराब हो चुकी है कि हमारे पास कोई फसल नहीं बची। अब बस नारियल उगाते हैं। वो कहते हैं कि पानी की वजह से नारियल की पैदावार भी 30% तक गिर गई है। वो अब दूसरे राज्यों से नारियल मंगाते हैं। उन्हें तोड़ने और सुखाने के लिए भाड़े पर मजदूर रखते हैं। जो निकलता है उसे तेल उद्योग को बेच देते हैं। दुनिया भर के बाजारों में नारियल तेल की मांग बढ़ी तो ये सब शुरू हुआ। लेकिन कितना भी बिजनेस कर लें, पानी तो चाहिए ही। वो सबसे जरूरी है। मेरे पास हर चीज के लिए पैसा है, लेकिन क्या वो काफी है? भविष्य में क्या होगा हमारे बच्चों के लिए? हालात और बिगड़ ही रहे हैं। कोर्ट के आदेश के बाद 100 से ज्यादा ट्रीटमेंट प्लांट लग चुके हैं। कुछ फैक्ट्रियों के अपने हैं और बाकी सबके लिए हैं, जहां बहुत सारी छोटी फैक्ट्रियों का गंदा पानी ट्रीट किया जाता है। 1 अरब लीटर से ज्यादा पानी हर दिन साफ किया जाता है। लागत का बड़ा हिस्सा सरकार उठाती है। मैंने एक ट्रीटमेंट प्लांट का दौरा किया जहां डाई की 18 यूनिटों का गंदा पानी आता है। यकीन नहीं होता कि ये पानी नदी में जाता था। डाई की छोटी फैक्ट्रियों को भी ट्रीटमेंट की फीस का एक भाग देना पड़ता है। उन्हें बाजार में टिके भी रहना है। उनके लाभ का मार्जिन कम हो रहा है, कई बार 15% तक गिर जाता है। अब बहुत सी फैक्ट्रियां तिरुपुर से निकल गई हैं, कुछ दूसरे राज्यों में चली गई हैं, तो कुछ बस इस जिले की सीमा से बाहर, जहां अदालत का फैसला लागू नहीं होता। तिरुपुर में डाइंग यूनिट्स की संख्या 700 से गिरकर अब 400 हो गई है। इलाके को आर्थिक रूप से झटका लगा है, लेकिन नोएल थोड़ी बहुत साफ जरूर हुई है। मैं नदी के उद्गम तक जा रही हूँ, एक संरक्षित जंगल के भीतर, ये देखने कि नदी अपने मौलिक स्वरूप में दिखती कैसी है।
शहर के पूर्वी छोर से 50 मिनट की ड्राइव के बाद नजारा बिल्कुल बदला हुआ है। यकीन नहीं होता ये वही नदी है, इतनी साफ। मैं ये पानी पी रही हूँ। ओह, कितना ताज़ा है। मैंने इस नदी के भविष्य और इससे जुड़े बहुत से लोगों के बारे में सोचा। क्या अधिकांश वित्तीय बोझ कॉरपोरेशनों को नहीं उठाना चाहिए जो इस इलाके से अपना माल उठाते हैं? क्या राज्य और सतर्क हो सकता है? और क्यों नहीं कानूनी ज़रूरतें पूरे देश में लागू की जाती हैं? नदी का निचला हिस्सा भी एक दिन ऐसा दिख सकता है, लेकिन इसमें जिम्मेदारी सिर्फ थोड़े से लोगों पर ही डाल दी जाती है। क्या इसके जरिए इतिहास खुद को दोहराएगा किसी और नदी में, किसी और जगह पर? ऐसा होने भी लगा है। दक्षिण भारत के कस्बों, शहरों में छोटे बिजनेसों के लिए जगह जगह औद्योगिक ठिकाने बन रहे हैं। क्या मुझे नए कपड़े चाहिए? हाँ, लेकिन मेरे कपड़े इस नदी और इससे जुड़ी तमाम चीजों का क्या हाल कर रहे हैं? ये देखकर मैं सोचती हूँ कि क्या ये मेरी और हम सब की जिम्मेदारी नहीं है कि हम इन नदी जंगल को खत्म होने से रोक लें?